नमस्कार प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे आज के सफर में जुड़ने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए फिर बिना देर करते हुए बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की शुरुआत करते हैं, उस ऐतिहासिक घटना के साथ जिसने अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में एक नए पहलू को जोड़ा था। दरअसल आज ही के दिन वर्ष 1984 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने मैन्ड मैन्यूवरिंग यूनिट का इस्तेमाल करते हुए स्पेस वॉक को पूरा किया था। ये किसी MMU के तहत की गई पहली स्पेस वॉक थी, जिसे पूरा करने का हौसला दिखाया था नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ब्रूस मैककैंडलेस सेकंड और रॉबर्ट एल स्टीवर्ट ने। हालांकि आज भी स्पेस वॉक अंतरिक्ष यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पहले की तुलना में अब ये उतनी चुनौतीपूर्ण नहीं है। और शायद यही वजह है कि इतिहास में पहले स्पेस वॉक की ये घटना आज भी इतनी खास जगह रखती है। दरअसल उस वक्त स्पेस वॉक के दौरान सिर्फ एक केबल से सपोर्ट मिलता था, जबकि आज अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़े रहकर ही स्पेस वॉक करते हैं, जिससे अब जान का जोखिम पहले से काफी कम हो गया है। स्पेस वॉक का मकसद अंतरिक्ष में मौजूद कृत्रिम उपग्रहों की मरम्मत करना होता है। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर मरम्मत का काम पूरा करते हैं। 7 फरवरी 1984 को ब्रूस एवं रॉबर्ट द्वारा की गई ये स्पेस वॉक नासा के स्पेस शटल चैलेंजर की मदद से STS-41B मिशन के तहत की गई थी। इस मिशन में 2 स्पेस वॉक की गई थी, जिसमें से पहली 7 फरवरी को और दूसरी 9 फरवरी को पूरी हुई थी। पहली स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने मैन्ड मैन्यूवरिंग यूनिट के तहत 300 पाउंड भार वाले नाइट्रोजन से भरे बैकपैक्स का इस्तेमाल किया था और तकरीबन 5 घंटे 55 मिनट अंतरिक्ष में बिताए थे, जबकि दूसरी स्पेस वॉक में 6 घंटे 17 मिनट का वक्त लगा था। The manned maneuvering unit was used on 3 shuttle flights in 1984. The first mission was to test the MMU. It was the first time a human being had ever flown completely free of a spacecraft. It was the first time a human being became a satellite himself. The second 2 missions were for satellite retrievals, and astronauts did in fact fly out, retrieve an errant satellite, bring it back into the payload bay for repairs, and then redeploy it. इस ऐतिहासिक घटना के बाद बहुत से सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए नासा ने स्पेस वॉक के लिए मैन्ड मैन्यूवरिंग यूनिट का प्रयोग बंद कर दिया था। नासा ने ये महत्वपूर्ण फैसला 1986 में स्पेस शटल चैलेंजर हादसे के बाद लिया था, और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्ष 1984 के बाद कोई भी फ्री स्पेस वॉक हुई ही नहीं। वैसे एक खास बात ये भी है कि अंतरिक्ष की दुनिया में हमारी आज की जीत ऐसे ही कई हादसों का परिणाम है। इसीलिए धन्य है वो युवा जो ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, ताकि हम और ये दुनिया विकास की राह पर आगे बढ़ती रहे। साथ ही विज्ञान ने भी हमेशा ऐसे हादसों से सबक लेते हुए अपनी तकनीक में नए बदलाव करना जारी रखा है, ताकि अंतरिक्ष में होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। इस जहां में लोगों की फितरत को समझना आसान नहीं होता, लेकिन जिनके हुनर बोलते हैं उसे सलाम करना पूरी दुनिया का अरमान होता है। जी हाँ, अब हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो शख्स एक ऐसे परिवेश से आए थे जहां से विश्व पटल पर नाम कमाना आसान नहीं था, लेकिन अपने आप को जिंदगी की हर कसौटी पर खरा उतार कर इन्होंने साबित कर दिया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 7 फरवरी वर्ष 1812 में इंग्लैंड की गलियों में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया था जिसे आज तक प्रतिष्ठित ब्रिटिश उपन्यास लेखकों में शुमार किया जाता है। ऑलिवर ट्विस्ट, अ क्रिसमस कैरल, निकोलस निकलबाय, डेविड चॉपरफील्ड,
अ टेल ऑफ टू सिटीज जैसे नॉवेल्स की रचना करने वाले चार्ल्स डिकेंस का जीवन हमेशा ही संघर्षों का साक्षी बना रहा। इनके पिता नेवी में क्लर्क थे और माँ एक टीचर। माँ बाप दोनों ने ही परिवार को समृद्ध बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। पैसे कम थे परिवार में, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई और सब कुछ बिखरने लगा। चार्ल्स जब 12 साल के थे तो इनके पिता को कर्ज न चुका पाने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया और परिवार की आम जरूरतों को पूरा करने की वजह से इन्हें स्कूल भी छोड़ना पड़ गया। चार्ल्स डिकेंस ने एक शू फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। पिता के बाहर आने के बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन को फिर से शुरू कर दिया। उस वक्त चार्ल्स को देखकर ऐसा लगा कि मानो कुदरत ने काली स्याही से लिखी थी इनकी किस्मत। अचानक 15 साल की उम्र में फिर से चार्ल्स को स्कूल छोड़ना पड़ा और एक बार फिर से इन्होंने अपने परिवार को सपोर्ट करना जारी रखा। इन सारे कामों के बीच चार्ल्स ने कहीं ना कहीं अपनी मासूमियत को जिया ही नहीं और वक्त से पहले ही परिपक्व होते गए। आगे चलकर उनका यही दर्द शायद इनकी राइटिंग्स में नजर आया और इन्होंने बहुत कुछ ऐसा लिखा जो प्यार व समाज के रिश्ते के साथ साथ लोगों के दिलों को भी छू गया। The linchpin for his drive, I think, was this sense of having been almost unjustly served as a child. And his sense of social injustice is very acute. His sense of institutions that are corrupt and dead and deadening, and he really goes for the jugular on people he thinks are exploiting other people. जब चार्ल्स ने बतौर ऑफिस बॉय काम करना शुरू किया, वहीं से इनकी मेहनत को देखकर किस्मत ने करवट लेना शुरू कर दिया। यहाँ पर काम करने के 1 साल बाद इन्होंने लंदन कोर्ट में बतौर फ्रीलांस रिपोर्टर काम करना आरंभ कर दिया और बहुत जल्द लंदन के 2 बड़े अखबारों के साथ भी जुड़ गए। अपनी योग्यताओं को निखारते हुए वर्ष 1833 में चार्ल्स ने छद्म नाम यानी स्यूडोनेम बोस के साथ बहुत सी मैगजीन्स व न्यूज़पेपर्स को स्केच भेजना शुरू कर दिया। वर्ष 1836 में पहली बार इनके स्केचेस इन्हीं की किताब में बोस के नाम से प्रकाशित हुए। यही वो साल भी रहा जब चार्ल्स ने पिकविक क्लब के पॉस्थुमस पेपर्स के लिए अपने स्केच देना शुरू कर दिया। ये स्केचेस धीरे धीरे लोगों के बीच इतने ज्यादा पॉपुलर होने लगे कि चार्ल्स के स्केच लोग लिखे गए आर्टिकल्स से भी ज्यादा पसंद करने लगे। लोगों से मिलती सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखने के बाद चार्ल्स ने अपने पहले नॉवल ओलिवर ट्विस्ट के प्रकाशन का काम शुरू कर दिया। ये नॉवल इन्होंने अपनी उस जिंदगी पर लिखा जो इन्होंने गलियों में एक अनाथ की तरह जी थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि चार्ल्स के पहले ही नॉवल ने इनके आने वाले भविष्य को सुनिश्चित कर दिया। साथ ही चार्ल्स के पहले प्रयास को भी पूरे इंग्लैंड व अमेरिका से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। वर्ष 1842 में डिकेंस व इनकी पत्नी केट 5 महीनों के यूएस टूर पर निकले और अलग अलग जगहों पर जाकर कई व्याख्यान दिए। व्याख्यानों के दौरान चार्ल्स ने गुलामी व अराजकता का कड़ा विरोध किया। वर्जीनिया से शुरू हुआ इनके व्याख्यानों का सिलसिला मिसूरी तक चला। खुद मशहूर लेखक जेबी प्रिस्ले ने कहा था कि चार्ल्स ही वो पहले विजिटर रहे हैं जिनका अमेरिका में इतना जोरों शोरों से इस्तकबाल किया गया। वर्ष 1859 में इनके ऐतिहासिक नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज को प्रकाशित किया गया और इस नॉवल ने फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। There were a king with a large jaw and a queen with a plain face on the throne of England. There were a king with a large jaw and a queen with a fair face on the throne of France. In both countries it was clearer than crystal to the lords of the state preservers of loaves and fishes that things in general were settled forever. चार्ल्स ने न सिर्फ ताउम्र लिखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया, बल्कि समाज में कई ऐसे मुद्दों पर भी बोले जिन्होंने गुलामी से आजादी पाने के लिए जनता को प्रेरित किया। वर्ष 1865 में हुई एक रेल दुर्घटना के दौरान चार्ल्स डिकेंस बुरी तरह से घायल हो गए और फिर उससे कभी उबर ही नहीं पाए और 9 जून 1870 में 58 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। इस दौरान वो अपने आखिरी पलों से अनजान द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड नॉवेल को लिख रहे थे और फिर इसे पूरा किए बिना ही वो इस जहां से रुखसत हो गए। I think Dickens is
is like a hungry child determined to entertain you, and a scarily perceptive child who is going, there's this and there's this and there's this, and a furious imagination that just can't stop. And where that comes from is just one of those mysteries. You don't know quite where it just happens to come from this man called Charles Dickens. आज भले ही चार्ल्स डिकन्स हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिखे लेख, उनके उपन्यास हमेशा हमारे दिल के करीब रहेंगे और याद दिलाते रहेंगे कि लेखक का दिल अक्सर उसकी कलम के जरिए ही समझा जा सकता है। और अब बात गणित के एक ऐसे महायोद्धा की जिन्होंने इस विषय की खूबसूरती को समझा और उसे हर पल निखारने की कोशिश की। हमारे देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवासा रामानुजन को जिस जौहरी ने परखा था वो कोई और नहीं बल्कि यही थे, जिसका सबसे बड़ा कारण यही था कि गणित इन दोनों की सांसों में मौजूद रहती थी। तो अब इस बात पर कोई शक नहीं रह जाता कि ये शख्स कोई और नहीं गॉडफ्रे हेरल्ड हार्डी है। आज ही के दिन वर्ष 1877 में इंग्लैंड में जन्मे हार्डी ने मात्र 2 साल की उम्र में ही लाखों की संख्या तक न सिर्फ लिखना शुरू कर दिया था, बल्कि उन्हें चर्च में कई बार बतौर कविता सुनाना भी शुरू कर दिया था। इनके माता पिता दोनों ही गणित की तरफ अच्छा खासा झुकाव रखते थे और इसी का असर उनके बेटे पर भी नजर आया। पर कहीं न कहीं गणित के प्रति हार्डी की दीवानगी ने इन्हें सामाजिक जिम्मेदारियों व रिश्तों से दूर कर दिया। उस वक्त इंग्लैंड में गणित में उच्च शिक्षा के लिए ट्रिपोज नाम से एक परीक्षा होती थी, जिसे क्वालिफाई करने वाले लोग सामान्य से बहुत आगे माने जाते थे। हार्डी ने भी स्कूलिंग पूरी करने के बाद ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया और 2 साल के भीतर ही सर रॉबर्ट एल्फ्रेड हर्मन के मार्गदर्शन में बेहद ही कठिन मानी जाने वाली ट्राइपोज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इस परीक्षा में हार्डी का स्थान चौथा था। वर्ष 1900 में इन्होंने इस परीक्षा का दूसरा चरण भी पास कर लिया और आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त की। वर्ष 1903 में मैथमेटिक्स में एमए की पढ़ाई पूरी करके इन्होंने उस वक्त बेहद ही कठिन माने जाने वाली गणित की डिग्री भी अपने नाम कर ली। इसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज में बतौर लेक्चरर ज्वाइन किया और वो हफ्ते में मात्र 6 घंटे ही पढ़ाते थे ताकि गणित में अपने शोध को जारी रख सकें। वर्ष 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने कैम्ब्रिज छोड़कर ऑक्सफोर्ड से जुड़ने का निश्चय किया, लेकिन वर्ष 1931 में ये एक बार फिर कैम्ब्रिज से जुड़ गए और ताउम्र फिर यहीं पर रहकर अपने काम को आगे बढ़ाते रहे। वर्ष 2007 में डेविड लेविट ने हार्डी के जीवन पर आधारित एक नॉवेल पब्लिश किया। और क्या आपको पता है कि इस नॉवेल का नाम क्या था? इसका नाम था द इंडियन क्लर्क। अब आप हार्डी और रामानुजन की अहमियत को समझ सकते हैं। हार्डी के पहले तक गणित पर अमूमन फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी का एकाधिकार माना जाता था, लेकिन वो हार्डी ही थे जिसने गणित को ब्रिटिशर्स के बीच पॉपुलर बनाया और अप्लाइड मैथमेटिक्स को शुरू किया। वर्ष 1911 में हार्डी ने J.E. लिटिलवुड के साथ मिलकर गणितीय विश्लेषण व संख्या सिद्धांत यानी नंबर थ्योरी पर काफी काम किया। हार्डी लिटिलवुड जोड़ी को इतिहास की सबसे मशहूर व महत्वपूर्ण सहभागिता के रूप में पहचाना जाता है। हार्डी को हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के लिए भी खास तौर पर पहचान प्राप्त है। ये सिद्धांत इन्होंने आनुवांशिकी के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1908 में अस्तित्व में लाने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि हार्डी अपने एक मित्र के साथ क्रिकेट खेलने जाते थे और वो मित्र आनुवांशिकी के विशेषज्ञ थे। बस उन्होंने अपनी समस्याएं हार्डी को बताईं और फिर हार्डी ने अपनी सोच से आनुवांशिकी शोध को आसान बनाने के लिए अपना योगदान करना शुरू कर दिया। इस विषय पर लिखे हार्डी के शोध पत्र ऑक्सफोर्ड प्रेस में 7 अंकों में प्रकाशित किए गए। पढ़ाई लिखाई के मामले में हार्डी हमेशा से ही अव्वल रहे थे और हमेशा उन लोगों का सम्मान भी किया जो गणित को पूछते थे। इनके व्यक्तित्व को सामाजिक कसौटी पर काफी रूढ़ माना गया है। बहुत से लोगों का कहना है कि हार्डी जब कभी किसी होटल में रुकते थे, वहां के सारे शीशों पर
टॉवेल डाल दिया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने शादी भी इसलिए नहीं की क्योंकि वो अपना समय किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन इनके जानने वालों की फेहरिस्त में एक नाम ऐसा था जिसे हार्डी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। हार्डी से जब एक बार सवाल पूछा गया कि उनके पूरे जीवन में गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ी खोज क्या रही है, तो इस पर हार्डी का जवाब कुछ यूं था कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ नया किया, लेकिन अगर बात मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि की होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है। वो ना ही कोई सिद्धांत है और ना ही कोई पुरस्कार। वो उपलब्धि है श्रीनिवास रामानुजन की खोज। I suppose that it is always a little difficult for an Englishman and an Indian to understand one another properly. The real difficulty for me is that Ramanujan was, in a way, my discovery. I did not invent him. Like other great men, he invented himself. But I was the first really competent person who had the chance to see some of his work. And I can still remember with satisfaction that I could recognize at once what a treasure I had found. I owe more to him than to anyone else in the world, with one exception. And my association with him is the one romantic incident in my life. वाकई में ये जवाब आज भी हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर देता है, क्योंकि ये भारत के महान गणितज्ञ हैं और इनकी भी दीवानगी गणित के लिए वैसी ही थी जैसी हार्डी की। बस फर्क सिर्फ इतना था कि जब जिंदगी रामानुजन के लिए अपने रास्ते बंद करने जा रही थी, तब इन्हें अपनी जिंदगी के रास्ते मिलने लगे। रामानुजन के जीवन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। वर्ष 1913 में जब इन्होंने हार्डी को एक पत्र लिखा तो हार्डी इस बात को जानकर हैरान हो गए कि जटिल से जटिल गणितीय गुत्थियां रामानुजन ने अपने सपनों में हल कैसे कर ली। I beg to introduce myself to you as a clerk in the accounts department of the Port Trust Office at Madras on a salary of only £20 per annum. I am now about 23 years of age. I have had no university education, but I have undergone the usual school course. After leaving school, I have been employing the spare time at my disposal to work at mathematics. I have made a special study of divergent series in general, and the results I get are termed by the local mathematicians as startling. I would request you to go through the enclosed papers. Being poor, if you are convinced that there is anything of value, I would like to have my theorems published. Being inexperienced, I would very highly value any advice you give me, requesting to be excused from the trouble I give you. I remain, dear sir, yours very sincerely, yes, Ramanujan. उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाया और उनके प्रयासों को दुनिया के सामने लाने में उनका पूरा साथ दिया। हार्डी ने रामानुजन के साथ मिलकर नंबर थ्योरी पर आधारित बहुत सी थ्योरम्स विकसित की। दरअसल रामानुजन ही वो शख्स थे जिन्होंने ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिससे अभाज्य संख्याओं का मान त्रुटि रहित तरीके से हल किया जा सके। इसके अलावा ज्यामितीय में प्रयोग होने वाले पाई का मान दशमलव के बाद भी अनंत तक ज्ञात करने की सोच भी रामानुजन के दिमाग की ही उपज थी। G.H. Hardy and Ramanujan. You see, Ramanujan had been an Indian clerk with no formal training in mathematics, but with a natural gift. And he sent some of his theorems to the world's most famous mathematician at the time, Godfrey Hardy, at Cambridge University. Hardy recognised Ramanujan's genius and invited him over to England. Now, unfortunately, this was during the First World War, and the English weather and the fact that England was on rationing at the time didn't agree with Ramanujan, and he was taken ill. While Hardy was visiting Ramanujan in hospital, he remarked that the taxi cab that brought him there had a very boring number of 1,729. At this, Ramanujan perked up and said, "No, that's a very interesting number. It's the smallest number that can be written as the sum of two cubes in two different ways." हार्डी और रामानुजन जितने भी समय साथ रहे, बेहद ही अच्छे मित्रों की तरह रहे। लेकिन 32 वर्ष की अल्पायु में रामानुजन की मौत के बाद भी हार्डी ने उनके सिद्धांतों का प्रकाशन जारी रखा। रामानुजन ने छोटे से जीवन में 3000 से भी ज्यादा थ्योरम्स की रचना की थी।
जिन्हें आज तक सिद्ध किया जा रहा है। अगर आज दुनिया रामानुजन की विद्वता को जानती व समझती है तो उसका सबसे अधिक श्रेय हार्डी को ही जाता है। अपनी जिंदगी किसी एक विषय पर कुर्बान कर देना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन रामानुजन और गॉडफ्रे हेरल्ड हार्डी दोनों ने ही ऐसा करके इतिहास में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज हमारी पूरी टीम व समस्त वैज्ञानिक समुदाय की तरफ से हार्डी जैसे महान गणितज्ञ को तहे दिल से सलाम। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति। मिलते हैं कल फिर से एक बार बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,